नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो लेक्चर से आप इकोसिस्टम की बायोटिक संरचना से भली भांति परिचित हो चुके हैं। आपने देखा कि किस प्रकार बहुत से ऑर्गेनिजम्स मिलकर किसी भी स्थान पर बायोटिक कंपोनेंट या जैविक घटक का निर्माण करते हैं। इस जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये प्रोड्यूसर्स तथा कंज्यूमर्स आपस में एक श्रृंखला, जिसे कि फूड चेन अथवा खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, के द्वारा संबंधित होते हैं। हम ये जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स या हरे पौधे सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इस विकिरण ऊर्जा को रासायनिक रूप में रूपांतरित कर देते हैं। इसीलिए हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है और सामान्यतः यह फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का निर्माण करते हैं। वह ऊर्जा जो कि पौधों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों में संचित रहती है, वह पौधों को खाने वाले जीवों, जिन्हें कि शाकाहारी कहा जाता है, उनमें स्थानांतरित हो जाती है। अतः शाकाहारियों को या प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंड ट्रॉफिक लेवल माना जाता है। इसके पश्चात शाकाहारियों को खाने वाले जंतु तीसरा पोषण स्तर या टर्शरी ट्रॉफिक लेवल का निर्माण करते हैं। और हो सकता है कि इसके पश्चात ऑमनिवोर्स या सर्वाहारी भी उपस्थित हों। तो इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर उत्पादकों से खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण जंतुओं की विभिन्न श्रेणियों में खाने और खाए जाने के द्वारा होता रहता है। इसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो अगर हम खाद्य श्रृंखला को परिभाषित करना चाहें तो ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद repeated eating and being eaten is known as food chain। इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। प्रकृति में सामान्यतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। प्रथम है ग्रेजिंग अथवा चारण खाद्य श्रृंखला तथा दूसरी है डेट्राइटस अथवा अपरदी खाद्य श्रृंखला। इन दोनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ग्रेजिंग फूड चेन सामान्यतः ग्रीन प्लांट्स से शुरू होती है। इसके पश्चात ग्रेजिंग हर्बीवोर्स या पौधों को खाने वाले शाकाहारियों तक जाती है। तत्पश्चात मांसाहारियों या कार्निवोर्स तक जाती है। तो इस प्रकार ग्रीन प्लांट्स से शुरू होकर कार्निवोर्स तक जाने वाली फूड चेन को ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेजिंग या पशुओं द्वारा प्लांट्स को चरने का महत्वपूर्ण रोल होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि यह ग्रेजिंग फूड चेन सीधा सूर्य की ऊर्जा पर डिपेंड करती है। सामान्यतः प्रकृति में अधिकांशतः यह ग्रेजिंग फूड चेन पाई जाती है। इसके पश्चात दूसरी प्रकार की फूड चेन को हम डेट्राइटस फूड चेन के नाम से या अपरदी भोजन श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। यह ग्रेजिंग से थोड़ी सी भिन्न होती है, क्योंकि इस प्रकार की फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अथवा सूक्ष्म जीवों और उसके पश्चात ऐसे जीवों पर जाती है जो कि इन मृत कार्बनिक पदार्थों का भक्षण या इन मृत कार्बनिक पदार्थों को खाने वाले जीवों का भक्षण करते हैं। अतः डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होकर यह परभक्षी या प्रेडेटर्स तक जाती है। इस प्रकार की फूड चेन को हम डेट्राइटस फूड चेन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे इकोसिस्टम जिनमें डेट्राइटस फूड चेन पाई जाती है, यह डायरेक्ट सनलाइट पर या सूरज से प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष एनर्जी पर अपेक्षाकृत कम निर्भर होते हैं, अपितु इस प्रकार के इकोसिस्टम्स में लगातार ऑर्गेनिक मैटर का संभरण होना आवश्यक है। सामान्यतः जंगलों में
या मैंग्रोव फॉरेस्ट्स में इस प्रकार की फूड चेन देखने को मिलती है। फूड चेन के पश्चात हम अध्ययन करेंगे फूड वेब का अथवा खाद्य जाल का। सामान्य प्राकृतिक परिस्थितियों में यह लगभग असंभव है कि कोई भी फूड चेन अकेली चलती रहे या एक दूसरे से कोई संबद्धता ना दर्शाए। प्राकृतिक अवस्थाओं में खाद्य श्रृंखलाएं आइसोलेटेड नहीं पाई जाती, अपितु यह एक दूसरे से बंधी रहती है और एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का निर्माण करती है या इंटरलॉकिंग पैटर्न का निर्माण करती है, जिसे खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है या फूड वेब के नाम से जाना जाता है। फूड वेब में एक खाद्य श्रृंखला किसी और खाद्य श्रृंखला का भाग बन जाती है और इस प्रकार अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं। अगर हम फूड चेन और फूड वेब के बीच अंतर को देखें तो हम पाएंगे कि फूड चेन में कई ट्रॉफिक लेवल्स पर एनर्जी का स्थानांतरण होता है, जबकि फूड वेब कई प्रकार की फूड चेन्स के इंटरकनेक्शन से मिलकर बनी हुई संरचना है। फूड चेन्स में ऊपर के ट्रॉफिक लेवल्स पर स्थित ऑर्गेनिजम्स सामान्यतः एक ही प्रकार के ऑर्गेनिजम्स जो कि लोअर ट्रॉफिक लेवल पर स्थित होते हैं उन्हें खाते हैं, जबकि फूड वेब में हायर ट्रॉफिक लेवल पर स्थित जंतुओं के पास निम्न ट्रॉफिक लेवल पर खाए जाने वाले भोजन के अनेक ऑल्टरनेटिव या विकल्प उपस्थित रहते हैं। फूड चेन जो कि अकेले पाई जाती हैं या सेपरेट पाई जाती हैं, ये बहुत स्थायी नहीं होती और इकोसिस्टम में अस्थायित्व का द्योतक होती हैं, जबकि फूड वेब या खाद्य जाल इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बनाता है, क्योंकि बाय चांस अगर किसी एक प्रकार के जंतु का विलोपन हो जाता है या एक प्रकार के जंतुओं की संख्या में कमी हो जाती है तो फूड वेब उस जंतु के स्थान पर अन्य प्रकार के विकल्प ऑफर करते हैं, जिससे कि अगला ट्रॉफिक लेवल सरवाइव कर पाता है। जैसा कि हम परिभाषा में ही पढ़ चुके हैं, फूड चेन में केवल एक ही चेन आइसोलेशन में पाई जाती है, जबकि फूड वेब में बहुत सी श्रृंखलाएं या खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। खाद्य श्रृंखला से अगर किसी एक प्रकार के जीव को हटा दिया जाए तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, जबकि फूड वेब में अगर किसी एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म नहीं भी पाया जाता तो बाकी जीवों को जीवित रहने के लिए अनेक प्रकार के विकल्प मिल जाते हैं। अतः फूड चेन चलती रहती है या प्रकृति में कोई बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फूड चेन्स से मिलकर बने हुए फूड वेब किस प्रकार से इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बनाए रखने का या स्थायित्व को बनाए रखने का कार्य करते हैं। जितना ज़्यादा जटिल फूड वेब पाया जाएगा, उतनी ही इकोलॉजिकल कम्युनिटी की स्टेबिलिटी या स्थायित्व बड़ा होगा। फूड वेब में कोई भी जीव बहुत से ट्रॉफिक लेवल्स पर पाया जा सकता है। तो इस प्रकार किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन्स तथा इनके इंटरवोवन पैटर्न से मिलकर बने हुए फूड वेब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।